गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के सेमिनार का टॉपिक है प्राइमरी ट्रॉमा केयर। ट्रॉमा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, विशाल टॉपिक है। आपके पास मरीज़ इमरजेंसी में आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप मरीज़ को देखेंगे बहुत जल्दी से, 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आप देखेंगे पेशेंट की नब्ज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, पेशेंट की सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग है क्या, पेशेंट होश में है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है कि नहीं है। ये 3-4 चीज़ें आप तुरंत देख लीजिए। फिर आप एक पल्स रेट देखिए, बीपी देखिए, टेम्परेचर देखिए और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए पेशेंट का। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़रूरी है। और अब आपको ये देखना है, फिर थंब रूल जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट का ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एयरवे में कुछ फंसा तो नहीं है, कई बार पेशेंट बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है तो उसकी टंग जो है पीछे फॉल कर जाती है, तो उसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले रहा होगा तो आपको आवाज़ आ रही होगी स्ट्राइडर की, अजीब सी आवाज़ें उसके गले से आ रही होंगी, या ब्रीदिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत उसके एयरवे को क्लीन करना है और एक गुडेल्स एयरवे या कुछ ऐसा करना है, पेशेंट को करवट करा देना है। और फिर एयरवे साफ़ हो गया, ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है नहीं है, फ्लेल चेस्ट है, कोई एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, तो आपको ये सोचना है कि हो सकता है कि इसके चेस्ट में कोई इंजरी हो। तो न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, जो हवा भर जाती है फेफड़े में, फेफड़ा फट जाता है, तो उसके लिए आपको एक नीडल थोरैकोस्टमी करनी होती है। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में आपको एक नीडल डालनी पड़ती है। हाँ, वो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको एक एक्सरे भी चाहिए होता है, आजकल जो डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है, उसको हम अगले किसी वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा, इसके बाद सर्कुलेशन है, पेशेंट की नब्ज़ आ रही है कि नहीं आ रही, पेरिफेरल पल्सेस जो हैं, रेडियल पल्स पैल्पेबल है नहीं है। अगर रेडियल पल्स पैल्पेबल है तो इसका मतलब पेशेंट का बीपी 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक से ऊपर है, यू नीड नॉट वरी। लेकिन अगर पल्स फीबल है और पल्स जल्दी जल्दी आ रही है, टैकीकार्डिया है, तो आपको सोचना होगा कि पेशेंट का ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है, वो इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ है, वो आपको जल्दी देखना है। इसके बाद आपको पेशेंट को अनड्रेस करना है, जहाँ जहाँ उसको चोट लगी है सब जगह को आपको देखना है, पैल्पेट करना है। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। एग्ज़ामिनेशन में 4 पॉइंट ज़रूर याद रखें और कहाँ कहाँ इंजरी हुई है उसको देखें। आपका प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस जो हैं सबसे पहले आप उनको रूल आउट करना है। सबसे पहले क्या, हेड इंजरी देखेंगे आप, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं कॉन्शियस है, आपकी बात का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आई ओपनिंग हो रही है नहीं हो रही है, वर्बल कमांड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए GCS ग्लासगो कोमा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आज भी प्रोग्नोसिस को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स को देखा जाता है। आई ओपनिंग, इसके ग्रेडिंग हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। आई ओपनिंग, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पेनफुल स्टिमुलाई पे 2 ग्रेडिंग है, फिर आपके बुलाने पे बोल रहा है तो 3 ग्रेडिंग है, और आपके जाते ही आंखें खोल दे रहा है तो 4 ग्रेडिंग है। नॉर्मल GCS स्कोर जो है 15 होता है, 15/15। वर्बल रिस्पॉन्स में आपने उसको बुलाया, वो कोई बात नहीं कर रहा है, नो रिस्पॉन्स इज़ 1, एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स इज़ 2, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स इज़ 3, एंड पेशेंट इज़ उसमें 4 और 5 इस तरह से ग्रेडिंग है। नॉर्मल बात कर रहा है तो 5 है, बाकी आपकी बात समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, ओरिएंटेड है, अगर कंफ्यूज्ड है तो 4 में आ जाएगा ओरिएंटेड। उसी तरह मोटर रिस्पॉन्स है, अगर आपके कहने पे कमांड फॉलो कर रहा है, पैर उठा रहा है तो M6 हो गया, M6 हो गया। उसके बाद पेनफुल स्टिमुलाई देने पे उठा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड में आपका इनअप्रोप्रिएट या डीसेरिब्रेट रिजिडिटी होती है, उसमें पेशेंट फ्लेक्शन के एटीट्यूड में होता है, इस तरह से वो हाथ कर लेता है और एक तरफ गर्दन मुड़ जाती है उसकी, वो इनअप्रोप्रिएट फ्लेक्शन में चला जाता है, वो 3 में आता है। फिर इनअप्रोप्रिएट एक्सटेंशन में आता है, जब हाथ को अंदर की तरफ मोड़ लेता है, इंटरनल रोटेशन कर देता है और एक साइड के लिए नेक एक्सटेंडेड हो जाती है और पैर नीचे फ्लेक्स हो जाते हैं, तो डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में चला जाता है वो। और M1 इज़ नो रिस्पॉन्स। तो ग्लासगो कोमा स्केल में 8 से कम अगर है तो सीवियर हेड इंजरी है, 8 से 13 के बीच में मॉडरेट हेड इंजरी है, और 13
13 से 15 के बीच में माइनर इंजरी है, 15 नॉर्मल है। तो ये बहुत अच्छा स्केलिंग सिस्टम है हेड इंजरी के लिए। फिर आप चेस्ट इंजरी के लिए आ जाइए। ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट है। ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट में आपका रिब फ्रैक्चर हो सकती है, लंग्स पेनेट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, प्लूरा रप्चर हो सकता है, मीडियास्टिनल इंजरी भी इसी में आती है। मोस्ट कॉमनली आपको न्यूमोथोरैक्स देखने को मिलेगा। रिब फ्रैक्चर हो गई, उससे न्यूमोथोरैक्स हो गया, हवा लीक आउट कर गई, आम उसमें आप बोलेंगे। आप एक्सरे कराएंगे, उसमें सब आपको काला काला नज़र आएगा। ये पहचान है न्यूमोथोरैक्स की। न्यूमोथोरैक्स भी कई तरह का होता है, फिर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है और भी तरह का न्यूमोथोरैक्स है। फिर इसके साथ में न्यूमोथोरैक्स के साथ में हीमोथोरैक्स भी हो सकता है, हीमोथोरैक्स भी हो सकता है, जिसमें आप चेस्ट एक्सरे पे आपको एयर फ्लूइड लेवल मिलेंगे और कॉस्टोफ्रीनिक एंगल जो होंगे, वो मैं कभी चेस्ट एक्सरे के बारे में बताऊंगा, तो वो एंगल ऑब्लिटरेटेड मिलेंगे। इसके लिए आपको ट्यूब डालनी पड़ती है 5-6 इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिड एक्सिलरी लाइन में या पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में आप एक ट्यूब थेरेकास्टमी कर देते हैं, उससे पेशेंट का काफ़ी रिलीफ हो जाता है और लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इसके बाद आप एब्डोमिनो पेल्विक इंजरीज़ में आ जाइए। एब्डोमेन में चोट लगी है, कोई सॉलिड ऑर्गन में, लीवर, स्प्लीन, किडनी, इनमें इंजरी हो गई है, या अंदर इंटेस्टाइन में इंजरी हो गई है, कोई पेनेट्रेटिंग इंजरी है जैसे गन शॉट वुंड है या चाकू से लगी है या ब्लंट ट्रॉमा है, आपको अकॉर्डिंगली उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले आपको ब्लड लॉस देखना है। इंटरनल ब्लीडिंग अगर कहीं है तो पेशेंट को आप कितना भी रिसस्टिकेट करेंगे उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्रिस्टलॉइड्स के इन सब चीज़ों से नहीं बढ़ेगा। आपको ब्लड को अरेंज करना है और जल्दी से एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी के लिए पेशेंट को तैयार करना है। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार कर लीजिए। ट्रॉमा, देखिए ट्रॉमा मैनेजमेंट एक्सपर्ट लोगों का वो है और एक्सपर्ट पर्सनल, और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, और आपको बहुत जल्दी काम करना होता है। 15 सेकेंड 30 सेकेंड्स में आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं और टीम वर्क है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। और एक्सट्रीमिटीज़ में कोई ट्रॉमा है, हाथ में, पैर में, आपने हाथ उठा के देखा, पैर उठा के देखा, अगर वो हाथ उठा ले रहा है सीधा, स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट और स्ट्रेट अपर लिम लोअर लिम उठा ले रहा है, इसका मतलब उसको इंजरी नहीं है या फिर माइनर इंजरीज़ हैं। और अब उसमें भी राइस है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द लिम्ब। अगर कहीं पैर टूटा है तो आप देखेंगे वो पैर नहीं उठा पाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, क्रेपिटस मिलेगा आपको, हड्डी टूटी है तो एबनॉर्मल मोबिलिटी मिलेगी आपको। फिर उसके लिए आप बाद में एक्सरेज करा सकते हैं। पेशेंट को आप एक्सरे या सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के लिए तभी भेजेंगे जब उसके वाइटल्स स्टेबल हो गए हैं। ये गलती कभी भी ना करें कि आप पेशेंट को, अभी पेशेंट सेटल नहीं हुआ है, उसका पल्स बीपी नॉर्मल नहीं आया है, पेशेंट का ब्रीदिंग सही नहीं हुआ है, आपने उसको शिफ्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, यू कैन लूज़ द पेशेंट आपका एक्सपायर हो सकता है। अगर आपने लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पेशेंट को क्लिनिकली हैंडल करिए, क्लिनिकली मैनेज करिए। आप इन्वेस्टिगेशंस के लिए पेशेंट को तभी भेजेंगे जब पेशेंट स्टेबल हो गया है, उसका यूरिन आउटपुट आ गया है, पेशेंट की पल्स रेट अच्छी आ गई है, उसका बीपी कम से कम 100 के अराउंड आ गया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका कम से कम 90, 91, 92 के ऊपर आ चुका है, तभी आप भेजेंगे पेशेंट को। ठीक है, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में आपका सीटी हेड आप कराएं, अगर हेड इंजरी है कोई, सीटी फेस, सीटी पीएनएस आप कराएं मैक्सिलोफेशियल इंजरी के लिए, और सीटी एब्डोमेन आप करा सकते हैं टू रूल आउट एनी एब्डोमिनल पेल्विक इंजरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्राइमरी सर्वे इंक्लूड्स एक्सरे, चेस्ट, पीए व्यू, एंड टू रूल आउट एनी इंजरी टू द thorax, and X-ray pelvis with both hip AP and X-ray dorsolateral spine is minimum, and if any trauma to the extremities is there, the X-ray of that concerned extremity is equally important. अल्ट्रासाउंड कराएंगे आप एक होल एब्डोमेन का टू सी अबाउट हीमोपेरिटोनियम और एक्स्ट्रा। Then treatment, this is general treatment. About the treatment of, first of all you have to do the treatment of shock, you have to do a treatment of any airway abnormality, लाइक पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, या अगर कोई एयरवे ब्लॉकेज है तो आपको कभी कभी ट्रैकियोस्टमी भी करनी पड़ती है। तो ट्रैकियोस्टमी के ट्रीटमेंट को भी हम प्रोसीजर को भी बताएंगे फ्यूचर में, कैसे इंट्यूबेट करते हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कैसे करते हैं। फिर आप ट्रीटमेंट ऑफ शॉक में आप सबसे पहले पेशेंट को जनरल ट्रीटमेंट में फ्लूइड दीजिए, 16 गॉज नीडल से वाइड बोर कम से कम 3 to 4 लीटर्स फ्लूइड दीजिए जब तक पेशेंट का बीपी बढ़ नहीं जाता है। अगर क्रिस्टलॉइड से नहीं बढ़ता है तो आप कोलॉइड दीजिए।
कोलाइड से भी नहीं बढ़ता है तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करिए, या कोई कॉज है जो इसके इंटरनल ब्लीडिंग का, एक्सटर्नल ब्लीडिंग का, उसको चेकआउट करिए। ठीक है। पोलिस कैथेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, इंजेक्शन टेटवैक, टेटग्लोब, आईवी एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये अमीकासिन और सिफेलोस्पोरिन्स नाउडेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सेफ्ट्रिक्सोन लगा सकते हैं। बाकी IM एनाल्जेसिक्स, पेन मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंजरी, किस ऑर्गन को चोट लगी है उसके हिसाब से वो डेफिनेटिव केयर में फिर हम चले जाएंगे। अभी तक इमरजेंसी केयर है, फिर जब पेशेंट स्टेबल हो गया तो आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करेंगे, डेफिनेटिव केयर में चले जाएंगे। उसके बाद फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया, फिर कॉम्प्लिकेशंस में जो डिसेबिलिटी है, लॉस ऑफ फंक्शन है और इवन डेथ ऑफ द पेशेंट। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।